न्यायपालिका की पारदर्शिता पर उंगली उठने लगे तो ये अपने आप में ऐसा गहन मुद्दा बन जाता है, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ है लोकतंत्र का जिसमें पक्षपात और अपारदर्शिता की कोई जगह नहीं होती। वो चाहे टॉप पर रहने वाले व्यक्ति या अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हो, इतनी दुखद स्थिति होती है जब उसमें बैठने वाले न्यायकर्ता के आधार पर जनता सवाल उठाए। क्या एक निम्न श्रेणी के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति तारीख पे तारीख भुगतता रहेगा? क्या उसको न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? अगर न्याय है तो उसे साबित किया जाए। साथियों, न्याय के मंदिर में बैठने वाले चीफ जस्टिस जो भगवान स्वरूप माने जाते हैं न्याय की परिपाटी में, अगर उनके द्वारा लिए गए निर्णय या उनके द्वारा न्यायपालिका की पारदर्शिता पर उंगली उठने लगे तो ये अपने आप में ऐसा गहन मुद्दा बन जाता है जिसे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ है लोकतंत्र का जिसमें पक्षपात और अपारदर्शिता की कोई जगह नहीं होती। वो चाहे टॉप पर रहने वाले व्यक्ति या अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हो, अगर वो न्याय के लिए जाता है तो उसके लिए कोई भी विभेद की परिपाटी नहीं है। लेकिन इतनी दुखद स्थिति होती है जब उसमें बैठने वाले न्यायकर्ता के आधार पर जनता सवाल उठाए या किसी एक आम आदमी को ये लगने लगे कि अगर न्याय होना है तो उसमें उसकी हैसियत पहले देखी जाएगी। इसी व्यवस्था के कारण कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जब जब हमें इस पर संज्ञान लेना पड़ता है और जब जब हमें इस पर विचार करना पड़ता है। ऐसा ही एक मुद्दा उठा दिया है जस्टिस राकेश कुमार ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पारदर्शिता पर सवाल उठाए न्यायपालिका की, और जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्सेस राष्ट्रपति, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ को आप जानते ही होंगे, जो हमारे फॉर्मर सीजेआई रहे हैं, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे, जिनका कार्यकाल नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक रहा। उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता का समर्थक तथा कई संवैधानिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा गया है। उन्होंने ऐसे बहुत बड़े फैसले दिए हैं जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। लेकिन विवाद तब आता है जब तीस्ता सीतलवाड़ को अचानक जमानत याचिका लगानी पड़ी 1 जुलाई 2023 में, और उस पर बिना किसी प्रोसीडिंग के सडनली छुट्टियों के दौरान रात के समय एकदम 2 पीठों का गठन किया गया। तो ये मुद्दा क्या हो जाता है, विवादित हो जाता है। यहीं से क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है। जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा जिसमें इन्होंने आरोप लगाया कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सीजेआई के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है तथा गर्मियों की छुट्टी के दौरान 2 विशेष बेंच का गठन किया गया। इस गठन में असामान्य प्रक्रिया और पक्षपात का आरोप लगाया। अगर बात करते हैं जब न्यायालय की छुट्टी का प्रावधान दिया गया है तो छुट्टी के दौरान कुछ ही विशेष परिस्थिति हैं जिसमें वो सुनवाई के लिए पीठों का गठन करता है। लेकिन अब विवाद का विषय यही बना कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूर्व सीजेआई इसमें विशेष रुचि दिखाने लगे और छुट्टियों के दौरान शनिवार की शाम को उन्होंने तत्काल प्रभाव से 2 पीठों का गठन किया। पहली पीठ में 2 जजेस थे और जब निर्णय नहीं बन पाया अंतरिम जमानत पर तीस्ता सीतलवाड़ की, तो उन्होंने तत्काल ही रात को 8 बजे क्या कर दिया, दूसरी पीठ का गठन किया जिसने 9:15 बजे अपना निर्णय सुना दिया अंतरिम जमानत के लिए और तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी गई। ऐसा क्या विषय रहा कि जब तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत जिला कोर्ट और हाई कोर्ट से रद्द हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अप्रूव कर दिया। पहला विवाद तो छुट्टियों के दौरान, दूसरा कि ग्राउंड क्या है बेल का, क्योंकि जब भी न्यायालय से किसी को बेल दी जाती है तो उसका आधार, कानूनी आधार बताया जाता है कि इस आधार पर ये बेल दी गई है। तो उसमें क्या आधार माना गया, उसमें कानूनी आधार को कंसीडर ना करते हुए सिर्फ इस आधार पर अंतरिम जमानत को स्वीकार किया कि इनको जिला कोर्ट
और हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इनकी अंतरिम जमानत को अप्रूव करता है। उसके लिए उन्होंने रात को ही अग्रिम जमानत पर विचार करने का प्रावधान कर दिया। और जब एक आम आदमी सालों साल, आपने सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, और उसे तो तारीख मिलती रहती है, और एकदम एक व्यक्ति ऐसा जाए और जिसे एकदम रातों रात तत्काल प्रभाव से अग्रिम जमानत दे दी गई। माननीय न्यायालय हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का और बहुत ही विश्वास का विषय है, और हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है वो अपने आप में ही सवालिया निशान खड़े कर देती है। कानूनी और संवैधानिक पहलू क्या है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सेक्शन 17 सब क्लोज 1 है, उसमें लोक सेवक के विरुद्ध सीबीआई जांच सरकार की अनुमति अनिवार्य है। यानी कि लोक सेवक के लिए अगर उसके विरुद्ध कोई भी कानूनी प्रक्रिया चलानी है, सीबीआई जांच करवानी है, तो उसके लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी के लिए जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। अब क्या सीजेआई के निर्णय में जांच हो सकती है? ये मामला न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही का है। यानी कि जब न्याय की व्यवस्था चलाने वाले ही इस तरह की प्रक्रिया का पालन करें तो क्या होगा? तीस्ता सीतलवाड़ कौन है? हम देख तो रहे हैं तीस्ता सीतलवाड़ के केस में विवाद हुआ, लेकिन क्या केस है ये? तीस्ता सीतलवाड़ का केस जो है वो 2002 में गुजरात दंगों से पीड़ित जो भी व्यक्ति माने गए, उनके न्याय के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया, जिस अभियान को सक्सेस बनाने के लिए, जिस अभियान को सफल दिखाने के लिए इन्होंने झूठे सबूत घड़े, सुप्रीम कोर्ट में गलत हल्फनामे दिए, और क्या यानी कि गलत सिद्धांतों को भी सही करने के लिए बहुत सारी छेड़छाड़ की, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की, जो आरोप संगीन आरोप में आते हैं। अब बात करते हैं 2022 में गुजरात एटीएस ने तीस्ता के खिलाफ केस दर्ज किया। अब केस दर्ज किया गया किसके तहत? आपराधिक धोखाधड़ी और साजिश के तहत, और जिसमें 25 जून 2022 को इन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब पुनः एक बार बात कर लेते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ एक्चुअल में है कौन, जिन्हें इतनी प्रायोरिटी दी जा रही थी, उनका बैकग्राउंड क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जो तीस्ता सीतलवाड़ है वो मानवाधिकार कार्यकर्ता है और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। एक वो लड़की जो पैदा होती है महाराष्ट्र में 1962 में, और इनका सौभाग्य ये रहा कि ये एक ऐसे कानूनी विधिवेताओं के परिवार में पैदा हुई जिनके दादाजी MC सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल बने, और इनके पिता भी एक वरिष्ठ वकील रहे हैं, प्रसिद्ध वकील रहे हैं। तो इनका बस यही क्रेडिबिलिटी है कि जो एक आम आदमी की पहचान नहीं हो सकती, उसमें कुछ विशेष पहचान है तीस्ता सीतलवाड़ के साथ। और जब आपको 2-3 जगह से आपकी जमानत रद्द हो जाती है, आपको तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक विशेष पहचान रखने के कारण अंतरिम जमानत मिल जाती है, जिसमें कि आपके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, तो ये एक विवादास्पद है। अब बात करते हैं कि राकेश कुमार का जो नाम आ रहा है बार बार, जस्टिस राकेश कुमार, एक्चुअल में है कौन? तो जस्टिस राकेश कुमार की अगर मैं बात करती हूं तो ये पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। क्लियर? 25 दिसंबर 2009 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त रहे और 24 अक्टूबर 2011 को स्थायी न्यायाधीश बने। और इनकी एक बहुत बड़ी खासियत रही है अपने पूरे कैरियर में कि इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार और पक्षपात के खिलाफ सवाल उठाए हैं, न्याय की पारदर्शिता और जवाबदेहिता पर जोर दिया है। अब बात करती हूं कि ये कब कब दिखा सकती है सक्रियता। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला ऐसा केस रहा है कि जिसमें ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, स्वयं हो या प्रोएक्टिव कब हो सकती है, कब कब ऐसा किया जा सकता है कि तत्काल पीठ का गठन किया जाए, तत्काल निर्णय लिया जाए, रात को कोर्ट खोली जाए, ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं। पहली बात,
जब सरकार किसी के अधिकारों की अनदेखी करती है, यानी कि फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो तत्काल ही सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो तुरंत ही उनका कल्याण करे और जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी ग्रीवेंस हैं लगाने वाले के, तो उससे विचार करे। बात करती हूं अधिकारों का हनन। किसी के अधिकारों का यदि हनन होता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि आर्टिकल 32 के तहत वो संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करे, क्योंकि उसी का राइट है, वही एक सुरक्षा कवच बताया गया है। उसके बाद पीआईएल क्या होती है? पीआईएल सामाजिक न्याय भी हो सकती है, पर्यावरण या कमजोर वर्ग। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ, आपके आसपास या आपने कुछ ऐसी व्यवस्था देखी जो एक समस्या है, जैसे महिलाओं के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, या बच्चों के बाल मजदूरी के लिए, या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, या समाज में जो हमें अभी आज छोटा मुद्दा दिखाई दे रहा है, यदि वो फ्यूचर में क्या बन जाए, समस्या बन जाए, या पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या हो, तो उस पर हम पीआईएल लगा सकते हैं। ये जनहित याचिका है। ये जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही इसके लिए पहल करे। इसके लिए कोई भी पहल कर सकता है, क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति एक जैसे हैं और सबकी समस्याओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन अंतोगत्वा न्याय सबके लिए एक होगा। उसके बाद बात करती हूँ संविधान की व्याख्या। अब आपको पता है संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत क्लियर नहीं है, तो क्लियर व्याख्या के लिए भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद करती हूं कि अवैध नीतियों पर रोक, असंवैधानिक हो या जन विरोधी जो नीतियां हैं, वही बात है। अब यहाँ बात आती है सरकार की। अगर कोई ऐसा बिल बना दिया है जिससे लोगों के अधिकार कम हो रहे हैं, या अन्याय है, या ओवर रीच हो रहा है संविधान से, तो उसमें पूरा अधिकार रखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब बात करती हूँ लोकतांत्रिक ढांचे, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे भाग को मेंटेन करने के लिए भी संविधान के सुरक्षा के रूप में कौन आएगा सामने? सुप्रीम कोर्ट। माननीय राष्ट्रपति न्यायपालिका को संबोधित करते हुए, जस्टिस को संबोधित करते हुए, उन्होंने अपने वक्तव्य में ही समझा दिया कि विधायिका की क्या भूमिका है और न्यायपालिका को किस तरह से अपनी सीमाओं में रहते हुए काम किया। अदरवाइज राष्ट्रपति होने के नाते उनके शब्द भी कठोर हो सकते थे, लेकिन इतने सहज रूप से उन्होंने एक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का दुख दर्द बताया। आई थिंक आपने वो सुना ही होगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जब न्याय सबके लिए एक है, पारदर्शिता सबके लिए एक है, तो कुछ व्यक्ति जो छोटे से अपराध में भी सालों साल जेल में पड़े रहते हैं, जमानत करवाने की उनकी सामर्थ्य नहीं होती, और वो बिना वजह भी छोटी से अपराध में भी बड़ी सजा काटता रहता है और जेल में सालों साल पड़ा रहता है। लेकिन वही एक प्रभावशाली व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसके लिए रात को कोर्ट भी खुल जाती है, उसे अंतरिम जमानत भी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप समझ रहे होंगे। उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में लिखा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कैसे बनेगा। सभी के लिए न्याय की जो व्यवस्था है वो सहज सुलभ होनी चाहिए। अगर सहज और सुलभ है, सबसे बड़ी बात है कि न्याय व्यवस्था में उन्होंने देखा कि दो चीजें बाधा आती हैं, एक भाषा और एक लागत। तो राष्ट्रपति ने यही बताया कि जो भी बैरियर हैं न्याय की रीच तक जाने में, उन्हें कम करने पर ध्यान दे। तीसरा, उन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर सुझाव दिया और न्यायाधीशों की विविधता जिससे बढ़ सकेगी, क्योंकि अगर एक कमीशन होगा तो बेहतर तरीके से क्वालिफिकेशन के आधार पर चीजों को वेल मैनेज करेगा, तथा न्याय प्रणाली में जो नागरिक केंद्र है, यानी कि नागरिक को केंद्रित करते हुए समावेशी बनाने की आवश्यकता है। चाहे कोई टॉप का व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, या कोई पिछड़ा वंचित हो, उसे भी न्याय का इतना ही है। तभी हम कहते हैं कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये तभी पूरा होगा। और इसे ही इंगित करते हुए
उन्होंने संविधान की रक्षा, न्याय को सुनिश्चित करने का प्रहरी बताया। किसको? न्यायपालिका को। हमारी माननीय राष्ट्रपति एक आम नागरिक का जीवन जी कर आई हैं। उनके जीवन में भी वही चैलेंजेस रहे हैं जो आम आदमी के रहते हैं। उन्होंने कितनी सरलता, कितनी सहजता से क्या कर दिया? न्यायपालिका को उसकी दायित्व, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया। क्या विश्लेषण है उस लेटर का जो जस्टिस राकेश कुमार ने दिया? न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की सख्ती के विरुद्ध इन्होंने आवाज बुलंद की है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने विशेषाधिकारों का जो प्रयोग किया, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग जो थी वो असामान्य थी, जो कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसी पत्र को विचाराधीन प्रक्रिया में रखा गया है। कानून मंत्रालय के तहत, डीओपीटी मिनिस्ट्री के तहत संभावित है ये कि सीबीआई जांच हो जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ कुछ और नहीं है, अगर इस मामले की जांच होती है तो अपने आप में ये एक असाधारण घटना होगी, जिससे लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास न्यायपालिका के लिए और गहरा हो जाएगा और हर व्यक्ति को लगेगा कि न्याय में कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन कभी कभी मन इतना परेशान होता है कि जब सीजेआई यानी कि इतने वरिष्ठतम जज के रूप में हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यायपालिका के हेड होते हैं, और वो कहीं किसी कारण से इस तरह का मोटिव लेके आते हैं तो बहुत दुख होता है। अभी आपने देखा होगा यशवंत वर्मा 15 करोड़ है मिले हैं कि 50 करोड़ मिले हैं, अभी तो डेटा ही नहीं है। अगर एक और कोई आदमी होता जिसके घर में आय से अधिक संपत्ति मिल जाती तो शायद उस पर एफआईआर भी होती और न्यायपालिका के ही शब्द होते कि भ्रष्टाचार को खत्म करें और सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। क्या जस्टिस वर्मा को बस इतना ही करना था कि दिल्ली से उठा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दें? क्या अगर किसी ने अपराध किया है, कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो क्या उसका ट्रांसफर बहुत है? अब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति इस पर सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठेगा भ्रष्टाचार का, सवाल उठेगा कार्य प्रक्रिया का, सवाल उठेगा आपकी पारदर्शिता का। तो मेरा अंत में माननीय न्यायालय से यही निवेदन है कि कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं, उनकी जांच की जाए और कहीं ना कहीं पारदर्शिता कैसे साबित होगी यदि ये जो मामले हैं इनकी पूरी जांच हो और एक आम नागरिक की तरह ही इनको ट्रीट किया जाए, तब जाके पता चलेगा कि न्याय में सब एक हैं। कि चाहे आप आर्थिक रूप से पिछड़े हो, चाहे आप शैक्षिक रूप से पिछड़े हो या सामाजिक रूप से पिछड़े हो, न्याय एक ही होगा। आप उसी मुख्य धारा के व्यक्ति हैं जिसमें और लोग खड़े हैं। यही मुद्दा था कि तीस्ता सीतलवाड़ को क्या प्रभावशाली परिवार में जन्म लेने का फायदा मिला और क्या एक निम्न श्रेणी के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति तारीख पे तारीख भुगतता रहेगा? क्या उसको न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? अगर न्याय है तो उसे साबित किया जाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।